लो भाई, आज फिर से ये बारिश आ गई। आज भी कल वाला ही हाल है। लगता है हाथ भी खाली हाथ ही जाना होगा। मुकेश धीरे धीरे अपने ठेले को लेकर राशन वाले की दुकान पर जाता है। काका, जरा 2 किलो आटा, 1 पाव तेल और आधा किलो चीनी, साथ में 1 पाव दाल भी दे देना। क्या हुआ मुकेश, बड़े ही उदास दिख रहे हो? क्या करें काका, एक यही बारिश अमीरों के लिए खुशियां लाती है और यही बारिश हम गरीबों के लिए दुख। देखो आज पूरी सब्जी ऐसे के ऐसे ही ले जा रहा हूँ। थोड़ी देर में मुकेश घर पहुंचता है। आज भी ठेला पूरा भरा हुआ है। क्या करूं अनीता, आज भी बारिश के कारण कोई ग्राहक ही नहीं आया। मेरी दवा ले आया क्या बेटा? हाँ, कल ले आऊंगा पिताजी, आज धंधा नहीं हुआ। सब खाना खाने बैठे हुए हैं। आज मैं फिर से ये पानी से भी पतली दाल नहीं खाऊंगा। अच्छा, तू तो बड़ा ही नाराज होने लगा है। अच्छा जा बाहर जाकर ठेले से गोभी उठा ला, आज हम सब गोभी खाएंगे। सच्ची? मुच्ची बेटा। घर में अनीता गोभी की रसीली सब्जी बनाती है और सब खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगले दिन मुकेश फिर उम्मीद के साथ ठेला लिए निकलता है, लेकिन आज होनी को कुछ और ही मंजूर था। और तेज बारिश के चलते बिजली के खंभे से चिपकने के कारण मुकेश की मौत हो जाती है। आप कहाँ चले गए, हम सबको छोड़कर? अब हम किसके भरोसे रहेंगे जी? हमारा तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन गया। अब हमारा क्या ही होगा प्रभु? प्रभु, ये तूने क्या किया? अब इस बुढ़ापे में तो हम कहीं भी काम करने लायक भी नहीं है। अगले ही दिन से घर में खाने की दिक्कतें होने लगती हैं और अनीता अब नहीं समझ पाती कि वो क्या करे। मम्मी, बड़े जोरों की भूख लगी है, क्या करूं? बच्चे भी भूखे हैं। आज के लायक तो आटा है, पता नहीं कल से क्या होगा। अनीता की एक पड़ोसन राधा मिलने आती है। अनीता, कुछ जरूरत हो तो बताना, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी। राधा दीदी, मुझे कोई काम दिला दो, घर के हालात बहुत खराब है। तुम मेरी तरह काम करना शुरू कर दो। तुम कहो तो मैं कहीं बात करूं? ठीक है दीदी, आप बात करना। दाल का डिब्बा खाली देखकर अनीता घर में पड़ी सब्जी में से आलू गोभी निकालकर बना लेती है, जिसे देखकर कल्याणी और राजेंद्र रोने लगते हैं। अब ये आलू गोभी हमसे तो नहीं खाई जाएगी, ये सब्जियां किसी को बांट दे। हिम्मत से काम लो कल्याणी, घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। कहीं ये सब्जियां भी किसी को दे दी तो हमारे साथ साथ बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। पिताजी, मैंने राधा दीदी से बात कर ली है, कल वो मुझे कहीं काम दिलाने जाएंगी। अरे, अब मेरी बहू दूसरों के घर झाड़ू पोछा करेगी। पिताजी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना इस घर का खर्चा और इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? माँ, मैंने सोच लिया है कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। लेकिन क्यों बेटा? हाँ दीदी, आप स्कूल क्यों नहीं जाओगी? मैं अब माँ का हाथ बटाया करूँगी। माँ, अब अकेले दोनों की पढ़ाई का भार नहीं उठा सकती सोनू। अगले दिन से अनीता राधा के साथ एक बड़ी सी कोठी में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। काम अच्छे से करना, मुझे गंदे बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जी मेम साहब, मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। इधर अनीता सुषमा के यहाँ बड़े ही मन लगाकर काम करती है और सुषमा भी अनीता के काम से बड़ा ही खुश थी। फिर एक दिन अनीता काम करने पहुंचती है। पूरा घर खाने से महक रहा होता है। आज तो मेम साहब ने कुछ बड़ा ही अच्छा बनाया है। इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की है? क्या हुआ अनीता, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं मेम साहब, बस ऐसे ही। तभी अनीता देखती है कि सुषमा ने चावल में फूल गोभी डालकर कुछ बढ़िया डिश तैयार की है। ये तो देखने में बड़ी ही अच्छी लग रही है, आज ही घर जाकर बनाऊंगी। जाते समय सुषमा अनीता को थोड़ी सी गोभी बिरयानी बच्चों के खाने के लिए देती है। अनीता खुशी खुशी घर आती है। दरवाजे पर ही बेटा सोनू इंतजार कर रहा होता है। माँ, मुझे पैसे दो ना, मैं बाजार से कुछ चीज खाऊंगा। अरे बेटा, आज एक बड़ी ही अच्छी चीज खिलाऊंगी। सच्ची माँ, क्या लाई हो मेरे लिए? अनीता अंदर आकर गोभी बिरयानी अपने दोनों बच्चों को खिलाती है। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। माँ, हमारे घर इतना सारा गोभी रखी है, क्यों ना हम इसे अपने घर पर भी बनाएं? हाँ रेनू, तुम सही कह रही हो बेटा, मैं अभी ही इसे बनाती हूँ। थोड़ी ही देर में अनीता के घर में गोभी बिरयानी की खुशबू फैलने लगती है। अरे, आज तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ दादाजी, आप भी खाओ, माँ ने आज गोभी बिरयानी बनाई है। घर में सब लोग अनीता के हाथ की बनी हुई गोभी बिरयानी बड़े ही स्वाद से खाते हैं। अब हर रोज घर में गोभी बिरयानी बनती है। तभी एक दिन सोनू रोते हुए स्कूल से घर आता है। क्या हुआ बेटा सोनू, तुम रो क्यों रही हो?
मास्टर जी ने मुझे स्कूल से निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने से फीस नहीं भरी है, वो मुझे फ्री में नहीं पढ़ा सकते। अरे मैं पैसा दे दूंगी, लेकिन रेनू भी वहां आ जाती है और फिर अनीता उसे भी पूरी बात बताती है। माँ, मैं भी अब आपके साथ कोठियों में काम करने चला करूंगी। ऐसा न बोल बेटी, तेरे पापा के बहुत बड़े सपने थे। मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती। तेरी पढ़ाई तो पहले ही छूट गई है। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना माँ। माँ, तुम अगर कहो तो हम लोग गोभी बिरयानी बनाकर बेचे। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि घरों में काम से उतना पैसा तो नहीं मिलता और न ही गांव में उतने घर भी मिलते हैं काम करने को। हाँ माँ, तुम दोपहर में काम करके आ जाती हो तो हम शाम को गोभी बिरयानी की रेडी लगाएंगे। लेकिन हमारे पास रेडी? माँ, हमारे घर पर ये एक टेबल पड़ा है ना, हम इसको ही उठाकर वहाँ बाहर चौराहे पर रख लेंगे। लेकिन तुमको लगता है कि कोई हमसे खरीदेगा? हाँ माँ, मैं अपनी सारी दोस्तों को बुला लाऊंगा। वैसे भी वो सब गोभी बिरयानी देखकर मेरा टिफिन चट कर जाते हैं। ये सुनकर रेनू और सुनीता हंसने लगते हैं। अगले दिन अनीता अपने काम पर जाती है। आज मैं साहब को बोल दूंगी आज मैं शाम को नहीं आऊंगी और कल से दोपहर में काम कर जाया करूंगी। क्या हुआ मेम साहब, आप बीमार लग रही हैं? हाँ अनीता, मुझे बहुत तेज बुखार है। मेरे पति भी शहर और बच्चों से मिलने हॉस्टल गए हैं। मैं यहाँ अकेली हूँ। अरे आप रोइए मत, मैं हूँ ना। अनीता पूरे दिन सुषमा की सेवा करती है और रेडी की बात भूल जाती है। इधर रेनू माँ का इंतजार करते रोने लगती है। तभी उसे दूर से आती हुई माँ दिखाई देती है। कहाँ रह गई थी माँ? बेटा, मेम साहब की तबीयत बहुत खराब थी तो मैं उसी में लग गई थी। अब उन्हें आराम है। लेकिन हमारी गोभी बिरयानी का क्या माँ? वो हम कल लगा लेंगे। किसी बीमार की सेवा से बड़ा कुछ थोड़ा ही होता है। हम अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ जरूर अच्छा करेंगे। अगले दिन दोनों माँ और बेटी रेडी लगाते हैं और उनकी रेडी पर कुछ लोग गोभी बिरयानी खाने आते हैं, जिसे देखकर दोनों फूले नहीं समाते। भैया, आपको हमारी गोभी बिरयानी का स्वाद कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा, कल हम और लोगों को लेकर आएंगे। अनीता और रेनू बहुत खुश होते हैं। पहले दिन उनकी ठीक ठाक बोनी हो जाती है। अब देखते ही देखते उनकी टेबल पर रखी रेडी अच्छी चलने लगती है। आसपास के रेडी वालों को उनसे बहुत जलन होने लगती है। तभी एक दिन, माँ, आसमान में देखो कितने काले बादल छाए हैं। हाँ बेटा, मुझे भी डर सता रहा है। अचानक से बहुत तेज बरसात शुरू हो जाती है। कढ़ाई में रखे गरम तेल से अनीता और रेनू जल जाते हैं और आसपास के रेडी वाले हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ अनीता? मेम साहब, मैंने अभी तक आपको इसके बारे में नहीं बताया। मैंने पिछले कुछ दिनों से गोभी बिरयानी बेचना शुरू किया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? ये कल बरसात का पानी कढ़ाई में गिरा तो हम दोनों जल गए। हमारे पास रेडी नहीं है ना, हमने एक टेबल पर अपना सामान रखा हुआ है। लेकिन अब क्या अनीता? अब हम रेडी नहीं लगाएंगे मेम साहब। लेकिन क्यों? आसपास के रेडी वाले हमारी टेबल को देखकर हमारा मजाक बनाते हैं। अनीता दुखी मन से काम करके घर चली जाती है और शाम को अनीता के घर के बाहर एक चमचमाती रेडी खड़ी होती है। सोनू भागता हुआ अंदर आता है। मम्मी सुनो ना, जरा बाहर आओ। क्या हुआ सोनू? सोनू हाथ पकड़कर अनीता और रेनू को बाहर लाता है। अरे मेम साहब, आप यहाँ और ये रेडी? ये तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के बदले एक छोटा सा उपहार। और हाँ, किसी के मजाक बनाने से हमें डरना नहीं है। कल से तुम दोनों एक नहीं, दोनों टाइम रेडी लगाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। अगले दिन से रेनू और अनीता सुबह शाम दोनों समय रेडी लगाने लगती हैं और उनकी रेडी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है और धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। क्या बात है, हमेशा की तरह आज भी तेरा खाना लाजवाब है। हाँ माँ कल्याणी जिस दिन से इस घर में आई है उसने पूरे परिवार की पसंद और नापसंद को हमेशा समझा है और पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा है। अब देखते हैं इस घर में आने वाली नई बहू या वो ये संभाल पाती है या नहीं। जब मैंने सब संभाल लिया तो मेरी बहू भी सब संभाल ही लेगी। अब ऐसे ही कुछ समय गुजरते हैं और कल्याणी अपने बेटे की शादी करके बहू को घर लेकर आती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह अंतिमा रसोई में, आज मेरी पहली रसोई है। एक काम करती हूँ, खाने में सब कुछ शाही बना लेती हूँ, जैसे शाही पनीर, शाही बिरयानी, शाही दाल मखनी और शाही मूंग दाल का हलवा। अब कुछ घंटों में अंतिमा अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। भाभी खाना खाकर तो मजा आ गया, मजा। पोता बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तूने। सच कहूँ तो कल्याणी के हाथ से भी ज्यादा स्वाद है तेरे खाने में।
बस बस माँ जी, पहले दिन ही बहू की इतनी तारीफ करना ठीक नहीं है। अब सबके खाना खा लेने के बाद अंतिमा फटाफट जूठे बर्तन धो लेती है। वहीं रसोई के पास से गुजरती है खुशी और कल्याणी। अरे भाभी, इतनी जल्दी आपने जूठे बर्तन भी धो दिया और पूरी रसोई भी साफ कर दी, क्या बात है? अरे ये तो मामूली से काम मैं 2 मिनट में निपटा लेती हूँ। वैसे भी मुझे रसोई संभालना बहुत पसंद है। अच्छी बात है बहू। अब इसी तरह अंतिमा घर की साफ सफाई, खाना पीना, कपड़े लत्ते करके अपने ससुराल वालों की देखभाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते और एक दिन रात 2 बजे। अरे बिस्तर पर सोने आ गया, गर्म पानी तो पिया ही नहीं। राजकुमारी अपने कमरे से बाहर आती कि तभी अंतिमा अपनी दादी सास को देखकर, अरे अरे दादी सास, आप इतनी रात को अपने कमरे से उठकर कहाँ जा रही हैं? बहू, मुझे रोज रात गर्म पानी पीने की आदत है, बस वही लेने जा रही हूँ। अच्छा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं लेकर आती हूँ। बहू, तू सारा दिन तो पूरे परिवार की देख रेख करती ही है, अब रात में भी मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। आप जाइए कमरे में, और मैं कोई परेशान नहीं हो रही। बहू, तेरा यही अपनापन तो मेरे दिल को छू जाता है। मेरा तो जी कर रहा है कि अब मैं अपने पूरे घर की बागडोर तेरे ही हाथों में सौंप दूं। इसी तरह अगले दिन शाम को, माँ जी आप ये जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? बहू, मैं कहीं भी जा रही हूँ, तुझे पीछे से आवाज देना जरूरी है क्या? गलती होगी माँ जी। कुछ देर बाद कल्याणी एक ताले की दुकान पर आकर, भाई साहब, एक मजबूत ताला और चाबी दिखाइए तो। लीजिए बहन जी, ये ताला चाबी मार्केट में सबसे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। अब रात को पूरा परिवार खाना खाता है। इसके बाद अंतिमा जाकर सभी जूठे बर्तनों को धोकर अपने कमरे में सोने चली जाती है कि तभी आधी रात ताला लेकर कल्याणी रसोई के दरवाजे के पास आती है। ये लगा दिया मैंने रसोई में ताला। ताला तो सचमुच मजबूत लगता है, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। सास का लगाया ये रसोई में ताला। अब ताला लगाकर कल्याणी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद सुबह होती है। अंतिमा नहा धोकर रसोई के पास आती है। अरे ये रसोई में ताला किसने मारा? पहले ही इतना लेट हो चुका है, मुझे सबके लिए नाश्ता भी तैयार करना है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो ना बर्तन है, ना गैस, ना खाना बनाने की सामग्री। अंतिमा कुछ सोच। हाँ, एक काम करती हूँ, बाहर धूप की किरणें निकल चुकी हैं, पिताजी के दिए हुए अपने सोलर कुकर में खाने का कुछ बना लेती हूँ। अंतिमा अपने कमरे में आती है और बड़े से बक्से में से अपना सोलर कुकर निकालती है। सोलर कुकर तो ले लिया, पर इसमें बनाऊंगी क्या? सारा राशन तो रसोई के अंदर ही बंद है। आइडिया, एक काम करती हूँ, बाहर आंगन में लगे टमाटर और हरी मिर्च तोड़ लेती हूँ। उसके बाद कोठरी में पड़ी अनाज की बोरियों से कच्चे गेहूं को लेकर सिलबट्टी पर बारीक पीस कर उन्हें दलिया बना लेती हूँ। अब अंतिमा कोठरी के अंदर जाकर गेहूं के बोरी से कच्चे गेहूं लेती है। उसके बाद आंगन में जाकर हरी मिर्च और टमाटर और तोड़ती है और सभी चीजों को लेकर छत पर आती है और छत पर सिलबट्टी पर गेहूं पीसना शुरू करती है। चलो, ये गेहूं तो बारीक पीस गया है, अब फटाफट दलिया बना लेती हूँ। लेकिन इसमें नमक की भी तो जरूरत पड़ेगी, नमक तो है नहीं। हाँ, मेरे कमरे में रखा वो चाट मसाला ले आती हूँ जो मैं हमेशा कमरे में बैठकर फ्रूट्स में डालकर खाया करती हूँ। अब अंतिमा अपने कमरे से चाट मसाला लेकर दोबारा छत पर आती है और इस बार वह अपना सोलर कुकर में दलिया बनाकर तैयार कर लेती है। इसके बाद अंतिमा फिर अपने पिता के दिए हुए कुछ बर्तनों को निकालती है और उसी में गर्मा गर्म दलिया सबको परोसती है। बहू, तेरे हाथ का ये दलिया खाकर तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। ये मेरी बहू ने इतना स्वादिष्ट दलिया कैसे बना लिया जब इसकी सास ने रसोई में ताला मार रखा है। तभी सबकी तारीफ सुनते हुए अंतिमा कहती है, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी लोगों का। वो वैसे माँ जी, मुझे पूछना था कि आज सुबह से रसोई में ताला क्यों बंद है? क्या रसोई में ताला लगा है? अरे सास ने रसोई में ताला मार दिया क्या? अरे कुछ तो बोल कल्याणी, ये ताला क्यों लगा है रसोई में? है कुछ वजह, आप लोग जानकर क्या करेंगे? वैसे भी बहू ने टाइम पर तो आपको खाना बनाकर खिला ही दिया ना। अंतिमा को अपनी बातों का जवाब नहीं मिलता, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोलती और सभी के खाना खा लेने के बाद अंतिमा बाथरूम से बाल्टी में पानी भरकर आंगन में लाती है और वहां बैठकर सभी जूठे बर्तनों को धोने लगती है कि तभी पानी से सारा आंगन कीचड़ कीचड़ हो जाता है। अरे ये क्या, जूठे बर्तन तो धुल गए पर पूरा आंगन कीचड़ कीचड़ हो गया। अब मुझे अपने हाथों से इसे लीपना होगा। अब अंतिमा अपने हाथों से आंगन को लीपने लगती है। अगले दिन फिर अंतिमा सोलर कुकर को लेकर कड़ी धूप में खाना बनाने जाती है कि तभी उसके पैर धूप से जलने लगते हैं। मेरे पैर तो धूप में जल रहे हैं। अब मैं और यहाँ खड़ी होकर खाना नहीं बना सकती, मुझे नीचे जाना होगा। बाहर गार्डन से कल्याणी छत की तरफ देखकर, बहुत समझदार बन रही थी ना मेरी बहू अपने आप को, अब क्या हुआ? लगता है भागकर मुझे बोलने आ रही कि बाजी मुझसे नहीं संभाली जाएगी ये रसोई।
वहीं अंतिमा परेशान होकर छत से आंगन में आकर बैठ जाती कि तभी उसका हाथ आंगन की गीली मिट्टी पर लगता है। अंतिमा अपने हाथों में लगी मिट्टी को देखकर कहती है, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। अरे जब यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी है तो मैं क्यों ना इन्हीं मिट्टी से मिट्टी के बर्तन और चूल्हा बना लूं, फिर सौर कुकर और धूप में खाना बनाने की झंझट ही खत्म। अब अंतिमा सभी गीली मिट्टी को इकट्ठा करके अपने हाथों से अपना मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन भी बनाकर तैयार करती है। चलो, मेरा मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन तो बनकर तैयार हो गए। अब एक काम करती हूँ, किराने की दुकान से जाकर 10 रुपए वाले मसाले के पैकेट और कुछ खाने का सामान ले आती हूँ और साथ ही बाहर कुछ लकड़ियों को भी चुन लूंगी। अब अंतिमा सड़क पर आकर गिरी हुई लकड़ियों को उठाती है। उसके बाद किराने की दुकान से सस्ते सस्ते मसाले के पैकेट, नमक और कुछ खाने का सामान लेकर आती है और फिर उसके बाद अपनी मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों को चढ़ाकर उस पर खाना बनाना शुरू करती है। कितना काला काला धुआं निकल रहा है इस चूल्हे में से, ऊपर से इतनी गर्मी लग रही, मेरी पूरी साड़ी पसीने से गीली हो गई है। दूर खड़ी राजकुमारी, ओहो भगवान, मेरी बहू बेचारी कितना परेशान हो रही है, ना जाने कब इसकी सास रसोई का ताला खोलेगी। अब कुछ देर बाद मिट्टी के बर्तनों में अंतिमा अपने पूरे परिवार वाले को खाना परोसती है। वैसे तुम्हारा अंतिमा ये चूल्हे पर बना खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और साथ ही मिट्टी के बर्तन में पकी सब्जी का अलग ही स्मोक फ्लेवर आ रहा है। मुझे तो अपने गांव की याद आ गई अपनी बहू का खाना खाकर। शुक्रिया आप सभी लोगों का। अब इसी तरह अंतिमा अपने पूरे परिवार को खुश करने में लगी हुई थी। इस दौरान अंतिमा का कई बार चूल्हे पर खाना बनाने से हाथ भी जल जाता था, तो कभी कभी उसके शरीर पर गर्मी से लाल लाल दाने हो जाते थे। तभी एक दिन जब अंतिमा अपने जले हाथों से खाना परोस रही होती है तो ये भगवान, मेरी बहू का तो पूरा हाथ जला हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहू चुपचाप अपने कर्तव्य को निभाते जा रही है। मेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है। जहाँ कल्याणी को अपने मन में शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, वहीं दादी सास ये सब देखकर, अरे बहू, और कब तक तू ऐसे ही अपनी रसोई में ताला लगा कर रखेगी? देख, तेरे ताला लगाने के बाद भी बहू ने हम सबका दिल जीत रखा है और साथ ही बेचारी के शरीर पर कितने जख्म आ गए हैं। हाँ माँ जी, ये बात तो मैं भी समझ गई हूँ। मेरी एक गलतफहमी की वजह से मैंने अपनी अच्छी खासी बहू के साथ बहुत गलत किया। कैसी गलतफहमी कल्याणी? उस रात 2 बजे माँ जी जब आप गर्म पानी पीने के लिए रसोई की तरफ आ रही थी और जब आपने बहू से कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि घर का सारा बागडोर मैं तेरे हाथ में दे दूँ, उस दिन मेरे मन में एक तुच्छ विचार आया अपनी बहू के प्रति कि मेरी बहू इसी तरह इस पूरे घर पर कब्जा कर लेगी। इतनी बड़ी गलतफहमी माँ जी आपके दिल में आई कैसे? मैं तो हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझती थी और दिन रात आपकी सेवा करती थी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। अब मैं खुद अपने हाथों से रसोई पे लगे ताले को खोलूंगी। अब कल्याणी चाबी घुमाकर ताला खोलती है, फिर रसोई के दरवाजे को खोलती, तभी राजकुमारी कहती है, देखा कल्याणी, आज तेरी बहू ने अपनी समझदारी और प्यार से हम सबका दिल जीत लिया और साथ ही रसोई पर लगे ताले को भी खुलवा लिया। किसी ने सही ही कहा है, रसोई पर ताला लग सकता है लेकिन प्यार और समझदारी पर नहीं। और बहू ने भी साबित कर दिया कि रिश्ते ताले से नहीं, प्यार और दिल से खुलते हैं। इस दिन के बाद से अंतिमा को उसकी रसोई मिल जाती है, जहां वह फिर से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है।